नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौरव चंद। द ई नब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंडो नेपाल रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। मेरी पिछली वीडियो आई थी दोस्तों इंडो चाइना रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, आप हमको यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको समय समय पर हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उन तक पहुंच सकें। और यहाँ पर इस वीडियो के लिंक में हम आपको फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का और ट्विटर का लिंक इसमें प्रोवाइड कर देंगे, जिस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको लिंक वहाँ कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और ट्विटर पे हमारे द ई नब यूट्यूब चैनल को ज़रूर वहाँ पर जाके देखिएगा, उस पर आपको इस वीडियो की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया और नेपाल है कहाँ पर। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, आपको पता ही होगा, ये बाउंड्री है। अच्छा देखिए, यहाँ पर से ये दिख रहा है आपको नेपाल, ये है नेपाल की बाउंड्री। देखिए यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए ऊपर यहाँ पर तिब्बत है, यानी चाइना है, PRC है, PRC का पार्ट है, और नीचे है इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये एज अ बॉर्डर यहाँ पर काम कर रहा है। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ रिलेशंस, मतलब कि जो रिलेशंस थे इंडिया और नेपाल के बीच में, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके हम पीछे जाके देखेंगे एक बार। देखिए, कई शताब्दियों पहले से ही नेपाल और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। आपने सुना होगा महाराजा दशरथ जो हुए थे, जो कि श्री राम के पिताश्री थे, उनकी जो 3 पत्नियां थी उनमें से एक नेपाल के ही स्टेट से बिलोंग करती थी। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि नेपाल के इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशंस थे कि उनकी पत्नी, श्री दशरथ की पत्नी, वहाँ से उन्होंने विवाह किया था। और बाद में आपने सुना होगा कि जो जनक थे, महाराजा जनक थे मिथिलापुरी में, उनकी जो पुत्री थी सीता माता, उनका विवाह किनके साथ हुआ, लॉर्ड रामा के साथ हुआ, और वो वहाँ से विवाहित हुई। तो ये सब नेपाल में आता है दोस्तों, जो ये मिथिलापुरी आता है नेपाल में आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक रिलेशंस हमको दिख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लॉर्ड बुद्धा, आपने सुना ही होगा लॉर्ड बुद्धा के बारे में। एज प्रीवियस मैंने इंडो चाइना रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन किया है। तो लॉर्ड बुद्धा भी कहीं ना कहीं इसका कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, तो नेपाल से ही रिलेशन है इनका। और बाद में ये इंडिया में भी स्प्रेड हुआ, और तिब्बत में तो स्प्रेड हुआ ही हुआ, और नेपाल में तो हुआ ही हुआ। बाद में ये भी बोला जाता है कि जो ग्रेट अशोका थे वो कपिलवस्तु में चले गए थे, क्योंकि उनको इसका स्प्रेड करना था, इसको फैलाना था बुद्धिज़्म को। क्योंकि ग्रेट अशोका ने बाद में क्या ले लिया था, बुद्धिज़्म ले लिया था, उसको स्वीकार कर लिया था। जब कलिंग की लड़ाई हुई उसके बाद उनका मन एकदम से विचलित हो जाता है और वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर बन जाते हैं। तो उसके बाद वो कपिलवस्तु चले जाते हैं वहाँ। तो ये सब चीज़ें दोस्तों देखने के लिए मिलती है। जैसे, तो इन चीज़ों से क्या होता है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये कल्चरल रिलेशनशिप क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए क्या होता है, कल्चरल अगर रिलेशनशिप होती है तो इसमें बहुत सारी हमको सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए मिलती है। जैसे मैरिज फंक्शन, मतलब कि आप अभी भी देखेंगे कि नेपाल में जो शादियाँ होती हैं और इंडिया में एज इट इज़ सेम, लगभग सेम होती हैं। जो फंक्शंस होते हैं, जैसे सब होता है, फेरे वेरे जो लिए जाते हैं शादी में, सेम है, एज इट इज़ है जैसा इंडिया में होता है। और कास्ट का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं तक सेम पाया जाता है। और जैसे हिंदू नव वर्ष के जो कैलेंडर हैं, जो हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं, वो सब नेपाल में सेम फॉलो होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये दोनों नेशनों के बीच की एक तगड़ी फाउंडेशन को दिखाता है। अगर हम कल्चरली स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारे कहीं ना कहीं सब चीज़ इकोनॉमिकली और जोग्राफिकली तो है ही, ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो चलिए देखिए, अब नेपाल की बात करेंगे। नेपाल बिफोर 1814, 1814 से पहले नेपाल क्या कर रहा था। देखिए, ये है नेपाल का मैप। अच्छा देखिए, ये बाद में सिकुड़ के बन जाता है, लेकिन 1814 से पहले क्या होता है। 1814 से पहले देखिए, एम्पायर ऑफ द गोरखाज, ये पूरा यहाँ पर क्या है, गोरखाज का एम्पायर है। देखिए ये वाला जो आपको डार्क रीजन में दिख रहा है ना, देखिए ये सीडेड बाय द गोरखा इन ट्रीटी ऑफ सुगौली। ट्रीटी ऑफ सुगौली में जो हुई थी, उससे पहले देखिए दोस्तों क्या था, ये गोरखा यहाँ तक फैले थे, ठीक है। और ये हालांकि ये प्रोटेक्टोरेट थे इंडियन टेरिटरीज़ के।
लेकिन यहाँ और यहाँ उससे पहले क्या किया था, गोरखाओं ने राज किया था। हालांकि बाद में 1816 में एक ट्रीटी ऑफ सुगौली आई, जिसके तहत इसको अलग कर दिया गया। यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन खींच दी गई, यहाँ पर से बॉर्डर लाइन खींच दी गई। तो देखिए क्या होता है। 1814 से पहले क्या करता है नेपाल, जो सिक्किम है दोस्तों, और जो उत्तराखंड है हमारा एक स्टेट है इंडिया का, और सिक्किम भी स्टेट है। 1975 के बाद इसको एज ए स्टेट माना गया, 22nd स्टेट। तो ये क्या करता है, नेपाल इसको इनलार्ज करने की कोशिश करता है, मतलब अपना एरिया बढ़ा रहा है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, उसके बाद एंग्लो नेपालीज वॉर को ये जन्म देती हैं ये चीज़ें। कहीं ना कहीं स्टेट अगर इनक्रोचमेंट कर रहा है, इनलार्ज कर रहा है अपने आप को, तो उससे दिक्कतें हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्रिटिश इंडिया का शासन चल रहा होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रहती है। तो वो कहीं ना कहीं एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, इनक्रोचमेंट हो रहा है। तो वो 1814 और 1816 की अंग्रेज़ों के साथ नेपाल की वॉर हो जाती है। तो उसमें एक ब्रिटिश जनरल थे, ओचरलोनी थे ब्रिटिश जनरल। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, देखिए मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया था। यहाँ पर देखिए ये उत्तराखंड का रीजन है, उत्तराखंड में ये पिथौरागढ़ का आप रीजन मान सकते हैं, यहाँ पर से आता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। अभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन जो उत्तराखंड के जो मेन 2 डिवीज़न है, गढ़वाल और कुमाऊँ डिवीज़न, उनको पूरा सा इनने 12 सालों से इसमें राज कर रहे थे गोरखा। जो एम्पायर ऑफ द गोरखा किंग बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये नेपाल से जनरेट हुए थे ये। और यहाँ पर से यहाँ भी सिक्किम में इन्होंने ले रखा था। तो जो ये जनरल मैंने अभी बताया आपको, ब्रिटिश जनरल ओचरलोनी, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनको खदेड़ के बाहर फेंक दिया 12 साल। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुगौली की जो हुई थी 1816 में, जो ये एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था 1814 से 1816 के बीच में। इनमें क्या, इस वॉर के दौरान क्या हुआ, गोरखा को क्या कर दिया था इन्होंने, 12 साल के बाद इन्होंने इनको खदेड़ के बाहर कर दिया था, यहाँ से, उत्तराखंड से और सिक्किम से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा गोरखा रेजिमेंट के बारे में आपने बहुत सुना होगा दोस्तों। 1815 में ही इसकी रेजिमेंट बनी थी, पहली गोरखा रेजिमेंट जो बनी थी ना दोस्तों 1815 में। वो देखिए, जो ये ब्रिटिश जनरल थे ओचरलोनी, इनको आभास हो चुका था कि गोरखा रेजिमेंट की पावर कितनी है, इनकी साहस और वीरता को इन्हें देखा था। और ये कहीं ना कहीं अपनी ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उस समय, उसके अंदर इसको शामिल करना चाहते थे, इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे इससे। तो चलिए आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। अब देखिए ट्रीटी ऑफ सुगौली होता क्या है। 1814 से, अभी मैंने बताया आपको, 1816 के बीच में जो वॉर है, ये वाली वॉर जो थी 1814 से 1816 के बीच में, इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट कर लिया था। उस वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किया, लड़ाई कर दी इनके साथ। तो इस लड़ाई के एंड के लिए आई ट्रीटी ऑफ सुगौली, जिसको बुलाया जाता है सुगौली की संधि। तो इसमें क्या हुआ, 1814 से जो 1816 में जो वॉर थी उसका एंड हुआ। और इस संधि के दौरान, इस संधि के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो वेस्टर्न टेरिटरी थी नेपाल की, वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या बन गई, उसमें अब इस कंपनी की हुकूमत होगी, मतलब इसके अंडर आ गई वो वाला पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला जो वेस्टर्न पार्ट है, ये किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया। तो इस सुगौली की संधि में ये हुआ था, देखिए यहाँ पर से एक जगह से यहाँ पर काला पानी है, तो काला पानी से निकलती है काली नदी, काली रिवर। तो इसको एज अ बाउंड्री उस सुगौली की संधि में ट्रीट किया गया, बोला कि ये बाउंड्री है, यहाँ पर से जो वेस्टर्न, जो काली रिवर यहाँ पर जो फ्लो करती है, ये बाउंड्री है, इससे ईस्टर्न साइड में हो गया नेपाल और इधर आ गया इंडिया। तो ये ट्रीटी हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और थी, इधर देखिए यहाँ पर की एरिया में एक जगह आता है आपका सुस्ता। आपने 2 आजकल डिस्प्यूट सुने होंगे, एक तो काला पानी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, आजकल न्यूज़ में है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक और है यहाँ पर सुस्ता, ये इसी के अंडर था। यहाँ पर गंडक रिवर बहती है, सुस्ता जो ये टेरेन है, यहाँ पर जगह का नाम है सुस्ता, वो क्या है, बिहार में पड़ता है। वैसे कहाँ पड़ता है वो, बिहार में। जो चंपारण है ना दोस्तों, चंपारण के वेस्टर्न साइड में पड़ता है सुस्ता। हालांकि इंडिया इसमें एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन नेपाल इसमें अपना क्लेम दिखाता है कि ये मेरी टेरिटरी है, क्योंकि वहाँ पर गंडक रिवर एज ए बॉर्डर शेयर किया था। तो उसमें होता ही है कि गंडक रिवर क्या है, अपना रास्ता बार बार बदलते रहती है, तो इस वजह से डिस्प्यूट वहाँ पर बनते रहता है। बोलता है कि नेपाल पहले यहाँ पर से मेरी टेरिटरी थी, अब यहाँ पर है। तो ये उन दोनों के बीच में डिबेट है। हालांकि इंडिया बोलता है कि ये मेरे चंपारण का वेस्टर्न पार्ट है, इसीलिए सुस्ता में मैं एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा। हालांकि एडमिनिस्टर अभी इंडिया ही कर रहा है उसमें। तो 2 चीज़ें हो गई, एक सुस्ता,
एक काला पानी। सुगौली की संधि के अनुसार इन दोनों में बाउंड्री का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो चलिए अब देखिए 1950 में क्या हुआ, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रीटी हुई इंडिया और नेपाल के बीच में 1950 में, जो कि जिसके अंडर बहुत सारी चीज़ें थी, जिनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें 10 आर्टिकल्स थे। 10 आर्टिकल्स में से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिए, जैसे फ्री मूवमेंट विदाउट वीज़ा, मतलब एक नेशन दूसरे नेशन के लोग एक दूसरे में विदाउट वीज़ा के फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे नेपाल से इंडिया आ रहे हैं या फिर इंडिया से नेपाल जा रहे हैं तो बिना वीज़ा के, कोई ज़रूरत नहीं है वीज़ा की, इसके अकॉर्डिंग। अब उसके बाद वेपनरी एक्सेस टू नेपाल, नेपाल को कुछ वेपन देता था इंडिया, एक्सेस दे दी थी। क्लोज रिलेशनशिप ऑन द मैटर्स ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। अच्छा देखिए, डिफेंस के मैटर में क्लोज रिलेशनशिप आई कि हम एक दूसरे की सुरक्षा को बढ़ाएंगे और जो भी एग्रेशन है उसको एग्रेशन को महत्व नहीं दिया जाएगा, एग्रेशन नहीं किया जाएगा, एनक्रोचमेंट नहीं किया जाएगा, और फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा दिया गया। फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसी होती है उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए कोई भी नेशन क्या करता है, कुछ पॉलिसी बनाता है। तो उस पॉलिसी में क्या होता है, जैसे नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट मतलब वहाँ की जो जिस देश के उस नेशन के जो लोग हैं उन लोगों का क्या, किस चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंस है उन लोगों की। कहने का मतलब है कि नेशनल इंटरेस्ट का मतलब जैसे सोवरनिटी है, सोवरनिटी वहाँ के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म वहाँ के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट का मतलब यही है कि जो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी में रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू फॉरेन पॉलिसी तैयार होती है। अब देखिए 1970s में क्या हुआ, नेपाल ने क्रिटिसाइज़ किया, किसको क्रिटिसाइज़ किया, सिक्किम को। जब इंडिया ने, अभी मैंने बोला था ना 22nd स्टेट बना था दोस्तों 1975 में, वहाँ पर मोनार्की चल रही थी सिक्किम में। अब सिक्किम को अपना पार्ट बना लिया इंडिया ने, तो वहाँ पर नेपाल ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि नहीं सिक्किम को तुम कैसे अपना पार्ट बना लिया। क्योंकि आपको अभी मैंने पहले बताया था सिक्किम और उत्तराखंड में अपना एनलार्जमेंट कर रहा था नेपाल, कहीं ना कहीं अपने आप में मिलाना चाह रहा था। लेकिन जैसे इंडिया ने इसको अपने में मिलाया तो उसने यहाँ पर अपोजिशन में खड़ा हो गया, कि बोला, क्रिटिसाइज़ किया बहुत कि नहीं तुमने सिक्किम को खुद के उसमें नहीं मिलाना चाहिए था। और उसी के तुरंत बाद प्रपोजल ऑफ जॉन ऑफ पीस, ZOP बोलते हैं इसको, जॉन ऑफ पीस, वहाँ पर उसने प्रपोजल दिया नेपाल ने। और हालांकि 1990s के तक यहाँ पर 112 लोगों का समर्थन इस नेपाल को मिल चुका था जॉन ऑफ पीस में। जॉन ऑफ पीस में ये होता था कि यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाता था और यहाँ पर कोई भी ऐसी टेररिज्म वाली एक्टिविटीज़ नहीं थी। हालांकि इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट इसलिए किया था कि 1950 में जो पीस ट्रीटी हुई थी, इंडिया ने बोला कि जब ये पीस ट्रीटी है, यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया है कि हम वेपन्स को नहीं, हम एक दूसरे के देश में आवाजाही कर सकते हैं, तो जॉन ऑफ पीस की क्या ज़रूरत है वहाँ पर। तो इसका मतलब कोई सिक्योरिटी में ख़तरा है, तो इस खतरे को देखते हुए इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया था। 1984 में ये दोबारा लाए थे इसको, हालांकि फिर दोबारा भी इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए 1990s के बाद कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स थोड़ा अच्छे दिखने लगे। जैसे आप बोल सकते हैं कि जो गिरिजा प्रसाद कोइराला जो नेपाल के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1991 में क्या किया, इंडिया में विजिट किया 1991 में, ठीक है। तो उसके बाद नेपाल के PM दोबारा से आए 1995 में, और उन्होंने 1950s की जो ट्रीटी थी पीस एंड फ्रेंडशिप वाली, उसको रिव्यू किया, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया। तो ये चीज़ें थोड़ा अच्छी थी, देखने में भी और सुनने में भी अच्छी लग रही थी। कहीं ना कहीं नेपाल इंटरेस्ट ले रहा था इंडिया में। तो नेपाल के बाद, उसके बाद क्या हुआ, 2006 में नेपाल ने एक सिटीजनशिप बिल वहाँ पर लागू किया, जिसके तहत क्या था, 4 मिलियन के लगभग जो इमिग्रेंट्स थे इंडिया के, जो गए थे नेपाल में, बस गए थे, उनको नागरिकता दे दी थी, नेपालीज़ नागरिकता 2006 में। और बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। 2008 में वाटर टॉक्स भी होती है, पानी की चीज़ों पे, पानी की जो नीतियाँ हैं, हाइड्रो पावर प्लांट कैसे क्या किया जाएगा, इन सब में कोसी जो परियोजना थी उसको दोबारा से चलाने की बात की गई। तो ये सब चीज़ें होती है, वो 2008 में हुई थी। तो धीरे धीरे रिलेशनशिप में यहाँ पर दिखने लगा। और 2014 में देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, उन्होंने ऑफिशियल विजिट की
नेपाल की, जो कि उस समय की 17 सालों में इंडियन पीएम की पहली विजिट थी। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा था जो 17 सालों में नेपाल में विजिट करने गया था। तो देखिए दोस्तों, जब कोई देश एक दूसरे देश में विजिट करने आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ हमको बेनिफिट मिलता है। तो कोई न एक दूसरे देशों को नेशन हेल्प करते हैं। तो देखिए अब उसके बाद क्या होता है, 2015 में मधेसी क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा। होता क्या है कि 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल इंट्रोड्यूस होता है, नेपाल में नया संविधान लागू होता है। तो उस संविधान के चलते वहाँ कुछ ऐसी जनजातियाँ थी, कुछ ऐसे जो मार्जिनलाइज्ड जो लोग थे वहाँ पर, कहने का मतलब है कि थोड़ा पिछले वर्ग के बोल सकते हैं, या थोड़ा नीचे तबके के बोल सकते हैं, या थोड़ा ऐसा समूह बोल सकते हैं जो डेवलप्ड नहीं है, जैसे जनजाति हो गया, थारू हो गया, या फिर मधेसी इनमें से थे। तो इन लोगों ने अपने आप को, इनको लगा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हम लोगों को बाहर धकेलने की थोड़ा उम्मीदें दिख रही थी इन लोगों को। इनको लगा कि हमारे बारे में बात नहीं होगी और इसमें कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो पिछड़े तबके के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इन लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों, ब्लॉकेट कर दिया। मतलब बॉर्डर पे इन लोगों ने धरना शुरू कर दिया, ब्लॉक कर दिया वहाँ पर। तो हालांकि इसमें नेपाल ने भी क्लेम किया था कि हालांकि इसमें इंडिया का भी कहीं ना कहीं तक हाथ है, लेकिन इंडिया ने साफ इससे इनकार कर दिया था कि मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि नेपाल ने बोला था कि तुम ऐसी जगह भी सामान अपना डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं कर रहे हो जहाँ पर हमारी शांति है। तुम, इसका मतलब हमारे कुछ थोड़े से लोग तुम्हारे 1100 किलोमीटर बॉर्डर को नहीं रोक सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें इंडिया की साजिश भी है, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं था दोस्तों, और साफ मना कर दिया इस चीज़ के बारे में। तो चलिए आगे अब देखते हैं हम ट्रेड इन 2017 एंड 18। देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी। जैसे आपने देखा होगा इंडिया और चाइना के बीच की इकोनॉमी में आजकल वॉर चल रहा है। बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, अपनी चीज़ों को यूज़ करो, स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करो। क्यों बोल रहे हैं सब? क्योंकि देखिए उससे क्या होता है, एक दूसरे देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बाय ट्रेड। तो देखिए 2017-18 में इंडिया का ट्रेड देख लेते हैं। एक्सपोर्ट कितना किया इंडिया ने, $7.7 बिलियन, और इंपोर्ट कितना करता है, 446.5 मिलियन। देखिए ये मिलियन है, ये बिलियन है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट कितना कर रहा है इंडिया। उसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया जाता है 28% के लगभग, समझ सकते हैं ना। देखिए इंपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें किसका बेनिफिट है, इंडिया का बेनिफिट है। यानी ट्रेड डेफिसिट किसके पक्ष में है, नेपाल के पक्ष में। यानी ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट के बदले। एक्सपोर्ट कम है, मतलब तुम भेज कम रहे हो और मंगा ज़्यादा रहे हो, तो वो चीज़ें क्या हैं, ट्रेड डेफिसिट बोली जाती हैं, जो कि अभी नेपाल में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों। तो डिफेंस सेक्टर की बात करें तो सूर्य किरण 2011 से ही चलती आ रही है, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी और नेपालीज आर्मी के बीच में एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि ट्रेनिंग के हम आदान प्रदान करते हैं, टेक्टिक्स और विपत्ति के समय, या फिर इंटरनल जब एग्रेशन हो, या फिर जो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, उस समय कैसे किसी से बचा जाए, इस चीज़ों का शेयर इस चीज़ में होता है। तो 2011 से हो रही है ये। और गोरखा रेजिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, 1815 में ये जनरेट, इसकी फर्स्ट रेजिमेंट जो हुई थी 1815 में हुई थी। तो गोरखा रेजिमेंट की 6 रेजिमेंट्स अभी भी इंडिया में है। तो उस समय बिफोर वॉर बोला जाता है कि गोरखा रेजिमेंटें 1857 के जो दंगे थे, जो स्वतंत्रता की जो क्रांति थी, उसमें भी बहुत अपना सहयोग दिया था। इनके पास एक खुखरी रहती है दोस्तों, चाकू की जैसी खुखरी रहती है, और बहुत ही पावरफुल, बहुत साहसी योद्धा ये होते हैं नेपाली की। मतलब उस समय की इन्होंने क्षमता को देखते हुए इंडिया, ब्रिटेन और नेपाल के बीच करार हुआ था कि हम आपकी गोरखा रेजिमेंट की बटालियंस को लेते रहेंगे। इसीलिए अभी भी गोरखा रेजिमेंट में जो नेपाल के हिली टेरेन है, उनसे अभी भी वहाँ से इंडिया में सर्व करने के लिए गोरखा समुदाय के लोगों को लिया जाता है गोरखा रेजिमेंट में। जैसे आपने अभी भी बहुत सारे हमारे इंडिया में भी गोरखा रेजिमेंट के बहुत सारे जाबाज सिपाही ऑफिसर्स बोल सकते हैं, वो उन्होंने अदम्य साहस दिखाया है। जैसे मनोज कुमार पांडे जी का नाम सुना होगा आपने, गोरखा बटालियन के ही थे। तो देखिए दोस्तों, हिटलर ने भी गोरखा रेजिमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की है। बोलता था कि अगर मेरे को गोरखा की जैसी आर्मी मिल गई तो मैं पूरे विश्व को जीतने में पूरे विश्व को जीत सकते हैं हम लोग, ऐसा बोला था उसने। तो चलिए अब देखिए पार्टनरशिप इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया और नेपाल सार्क में भी पार्टनरशिप
इनकी रहती है, बिम्स्टेक में भी रहती है, नैम में भी रहती है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, दोनों देश अपनी पूरी तरह से भागीदारी दिखाते हैं, इंडिया भी एज वेल एज नेपाल भी। तो देखिए करंट सिनेरियो आपको पता ही होगा अभी क्या सिनेरियो चल रहा है। अभी जो नेपाल है इंडिया के साथ, उसके जो संबंध बोल सकते हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि अभी इसने पॉलिटिकल मैप भी जारी कर दिया है जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपनी टेरिटरी घोषित कर रहा है नेपाल। और इसका इंक्लाइनेशन जो है टुवर्ड्स PRC है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ है। और काला पानी डिस्प्यूट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है, अभी और थोड़ा सा बता दूंगा दोस्तों। देखिए ये है, यहाँ पर है काला पानी, यहाँ से निकलती है काली रिवर। ये जो एरिया दिख रहा है ये नेपाल का है, यहाँ पर दार्चुला डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इन दोनों के बीच रिवर फ्लो होती है, वो होती है काली रिवर। तो जो 1816 की सुगौली की संधि मैंने बोला था, ट्रीटी ऑफ सुगौली, उसके अंडर यही हुआ था कि जो एक काला पानी वाला रीजन है वहाँ पर से जो रिवर निकलती है तो वो वेस्टर्न पार्ट में है नेपाल के और इंडिया के ईस्टर्न में है। तो उस बोला था कि ईस्टर्न साइड में उसके नेपाल हो जाएगा और वेस्टर्न साइड में इंडिया। लेकिन वहाँ पर देखो सिचुएशन है क्या है, देखिए दोस्तों, नेपाल जो ये नदी है ना काला पानी में, उसके कुछ ऐसे स्ट्रीम्स हैं। तो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उतना वो एग्जैक्टली बोला था या फिर नहीं बोला था, या फिर जो ये रिवर्स है उनकी जो जहाँ से ये निकलती है दोस्तों वहाँ पर उनकी स्ट्रीम्स अलग अलग हैं। तो नेपाल का भी बोलता है कि मेरा इधर से स्टार्ट है, इंडिया बोलता है मेरा इधर से स्टार्ट है एरिया। तो इस चीज़ से डिस्प्यूट यहाँ पर पैदा होता है। तो हालांकि अभी देखिए नेपाल ने अपना जो है पॉलिटिकल मैप जारी किया है हाल ही में, उसमें 3 चीज़ों को, लिम्पियाधुरा और काला पानी और लिपुलेख को अपनी टेरिटरी बताया है उसने। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है। हालांकि अभी BRO ने, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडिया की, उसने एक रोड का यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन किया था जो कि सीधे मानसरोवर लेक को जोड़ता था। तो इसमें भी नेपाल ने क्लेम अपना, इसमें भी वहाँ पर आपत्ति जताई है कि बोला ये हमारी टेरिटरी में। हालांकि इसमें इंडिया ने साफ कर दिया है कि ये हम अपनी टेरिटरी में कर रहे हैं, तो इसमें नेपाल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं नेपाल में बहुत सारी दिक्कतें हैं और हमसे वो थोड़ा यहाँ पर देखिए दोस्तों उसके बीच डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इस सब चीज़ों की क्या रीजन्स हो सकते हैं दोस्तों, इसके रीज़न क्या हैं, ऐसा नेपाल क्यों कर रहा है? मोर इंक्लाइनेशन एक तो उसका चाइना के साथ बढ़ रहा है, ऐसा क्या हो सकता है? तो देखिए वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर एंटी इंडिया फीलिंग्स उनके अंदर हैं कहीं ना कहीं तक की। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो जैसे प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो पावर प्लांट है या फिर कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, तो उनको सही से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर पाया, कोई उसका टाइम स्पेन पे के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम नहीं चल पाया इंडिया का। तो कहीं ना कहीं नेपाल को इससे बहुत ज़्यादा निराशा देखने को मिलेगी, अपना प्रोजेक्ट वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। फॉरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो सही से काम पूरा नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नेपाल को दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली और उसका इंक्लाइनेशन चाइना की तरफ बढ़ गया। हालांकि देखिए चाइना उसको प्रलोभन, लालच देने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अब चाइना के साथ वो रह के थोड़ा सा इंडिया के साथ यहाँ पे उसका डिस्प्यूट देखने को आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए फास्ट डेवलपमेंट करना चाहिए इंडिया को। नेपाल में जो भी डेवलपमेंट अगर वो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो उस देश को ये विश्वास दिलाए कि हम आपके नेशंस में डेवलपमेंट करने में सक्षम है। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों अल्टरनेटिव पाथ्स निकालना चाहिए, जैसे हाइड्रो पावर का आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, या फिर रोड डेवलपमेंट के लिए इंडिया उसको डोनेट कर सकता है, उसको लोन दे सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं एक उसके अंदर इंडिया के लिए एक अच्छी इमेज उभर कर आएगी। और स्प्रेड ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एजुकेशन और आर्ट और कल्चर का स्प्रेड किया जाना चाहिए। हमारी पुरानी संस्कृतियों को याद रखना चाहिए और एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करना चाहिए कि पहले कैसे रहते थे दोनों देश। तो डिप्लोमेटिक टॉक होनी चाहिए इन दोनों के बीच में कि हाँ क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। और इन मुद्दों को, जो अभी करंट में मुद्दे चल रहे हैं, इनको जल्दी से जल्द सुलझा के मुझे लगता है कि इन दोनों नेशनों में एक अच्छा संबंध बनेगा। ये मेरी
अपनी राय थी दोस्तों। आप नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ ज़रूर नीचे बताइएगा कि मैं इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई है। और अपनी राय नीचे ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, ये था मेरा वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं किसी दूसरे देश और इंडिया के साथ के रिलेशन को बहुत जल्दी आपके साथ लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।